नमस्कार दोस्तों, इट्स एंटरटेनिंग एजुकेशन, लेट्स मेक एजुकेशन इजी। और मैं कुशल त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में हम करंट से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो हाल में ही बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है। दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में हम भारत और नेपाल के बीच हाल में ही उत्पन्न विरोध अथवा दोनों देशों के मध्य उपजे तनाव के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत और नेपाल की मित्रता इतनी प्रगाढ़ रही है कि दोनों देश एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा आज तक साथ रहे हैं। बात दोनों देशों के खुली सीमा साझा की जाए, अर्थात बिना पासपोर्ट बिना किसी वीज़ा के दोनों देश के नागरिक एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं। साथ ही साथ नेपाल का नागरिक भारत की सरकारी नौकरियों के लिए भी उसे भी अवसर दिया जाता है। इसके अलावा यदि बात की जाए भारत की सेना की, तो उसमें भी गोरखा रेजिमेंट नाम की एक अलग ही रेजिमेंट का गठन किया गया है, जिसमें नेपाल की गोरखा जाति के लोग शामिल होते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ जो भारत और नेपाल के बीच इतना ज़्यादा विवाद बढ़ता चला जा रहा है? दोस्तों, यूँ तो भारत और नेपाल के बीच सीमा को लेकर बहुत पुराने समय से ही विवाद चला आ रहा है, लेकिन कभी भी विवाद इस तरह नहीं बढ़ा था कि नेपाल के प्रधानमंत्री एक अपना अलग नया नक्शा जारी कर दें देश का, और उसमें भारत के उन क्षेत्रों को भी नेपाल का दिखा दें जिनका वह कभी वास्तव में रहा ही नहीं था, जिस पर हमेशा से भारत का ही अधिकार रहा था। यानी जो विवादित क्षेत्र थे उससे कहीं आगे बढ़कर उन्होंने जो नया नक्शा जारी किया है उसमें भारत के जो साफ साफ हिस्से हैं उनको भी अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया है। तो आइए इसके पीछे की वजह जानते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, भारत और नेपाल के सीमा के जो भी विवादित क्षेत्र हैं उसकी पूरी कहानी जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को उलटना होगा। हमें चलना होगा सन 1767 से और वहाँ से आज तक की विभिन्न घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से समझना होगा। यह कहानी शुरू हुई थी सन 1767 में, जब गोरखा और ब्रिटिश के हुकूमत के बीच एक छोटी सी झड़प हुई थी। इसे युद्ध तो नहीं कहा जा सकता, हाँ एक टकराव जरूर हुआ था, और उसमें गोरखाओं ने अपना साहस दिखाते हुए विजय हासिल की थी। बस फिर क्या था, गोरखाओं की शक्ति बढ़ने लगी। अब गोरखाओं को यह लग रहा था कि वह काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं। इसके चलते वह 1773 में पूर्वी नेपाल पर, आज जो पूरब का नेपाल है, काठमांडू और उसके आगे का पूरा एरिया, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। कब्जा का मतलब यह था कि उस समय नेपाल भी अनेक राजवंशों में बटा हुआ था और गोरखा साम्राज्य का यह उदय था। गोरखा साम्राज्य बढ़ना शुरू हुआ था। तो गोरखाओं ने पूर्वी नेपाल पर कब्जा करने के बाद लगभग 1780 के आसपास सिक्किम के भी कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। 1790 आते आते पूरे सिक्किम पर इनका कब्जा हो गया था, और उसके बाद 1813 तक कुमाऊं, गढ़वाल, लखीमपुर, बहराइच, गोरखपुर और ये सारे क्षेत्र जो आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लगते हैं, इन सभी पर भी कब्जा कर लिया था। परंतु उसी समय भारत में एक ब्रिटिश गवर्नर की नियुक्ति होती है, जिसने गोरखा राजवंश की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने का पूरा प्रयास किया, और वह सफल भी हुआ। वह ब्रिटिश गवर्नर था, भारत में जो नियुक्त हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग। वह 1813 से लेकर 1823 तक भारत का गवर्नर रहा था। वह साम्राज्यवादी नीति का समर्थक माना जाता था, और वह जब भारत में नियुक्त हुआ तो उस समय उसके सामने 3 प्रमुख समस्याएं थीं, जिसमें पहली थी सिखों की समस्या, जो सिख अंग्रेज़ों का युद्ध चल रहा था। दूसरा था राजपूतों से उसके युद्धों को रोकना, और तीसरा था गोरखा की बढ़ती हुई शक्ति को कम करना। उसने सबसे पहले गोरखाओं पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया, और 1814 में एंग्लो नेपाली युद्ध छिड़ गया। 1815 के दिसंबर आते आते गोरखा इस युद्ध को हार चुके थे। हालांकि गोरखाओं ने बहुत ही पराक्रम और वीरता के साथ यह युद्ध लड़ा था, फिर भी ब्रिटिश की मजबूत और ज़्यादा सेना के आगे गोरखा अंततः हार चुकी थी। गोरखाओं की इस हार के बाद एक संधि हुई, जिसे सुगौली संधि के नाम से जानते हैं।
सुगौली बिहार के चंपारण जिले का एक स्थान है जहां पर इस संधि को किया गया था। वास्तव में सुगौली संधि 2 दिसंबर 1815 को हुई थी, परंतु यह 4 मार्च 1816 से लागू हुई थी। अतः सुगौली संधि का वर्ष 1816 ही माना जाता है। इस संधि में नेपाल से 3 प्रमुख बातों पर हस्ताक्षर कराए गए, जिसमें पहला था कि नेपाल पिछले लगभग 25 सालों में जीते हुए सभी वह क्षेत्र जो भारत के थे उनको वापस करेगा, जिसमें कुमाऊं, गढ़वाल, गोरखपुर, बहराइच, लखीमपुर आदि शामिल थे। दूसरा कि अब से ब्रिटिश का एक अधिकारी नेपाल में नियुक्त किया जाएगा और वह नेपाल में रहेगा, देखरेख करेगा। इस संधि की तीसरी प्रमुख बात यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य गोरखाओं के युद्ध लड़ने की कला और उनके अदम्य साहस से काफ़ी प्रभावित हुआ था, तो उसने ब्रिटिश फौज में एक गोरखा रेजिमेंट की शुरुआत की और गोरखा रेजिमेंट में गोरखाओं की भर्ती की। दोस्तों, सुगौली संधि की जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ बताने की ज़रूरत है वह यह थी कि सुगौली संधि पर ही यह तय हो गया था कि नेपाल की अब वास्तविक सीमा क्या होगी। तो नेपाल की वास्तविक सीमा में उस समय पश्चिम की ओर काली नदी अथवा जिसे महाकाली के नाम से भी जानते हैं, इस नदी को पश्चिम में नेपाल की सीमा माना गया और यह माना गया कि इस नदी के पूर्व की ओर नेपाल तथा पश्चिम की ओर भारत का क्षेत्र माना जाएगा। साथ ही नेपाल के पूर्व में जो सिक्किम तक का क्षेत्र था उसे कम करके मेची नदी को यह सीमा क्षेत्र माना गया कि मेची नदी के पश्चिम की ओर के जो क्षेत्र हैं वह नेपाल के होंगे। इस प्रकार दोस्तों, सुगौली संधि के आधार पर भारत और नेपाल की सीमा तय हो गई थी। दोस्तों, अंग्रेजों के भारत से जाने के बाद वर्ष 1950 में 31 जुलाई को काठमांडू में भारत नेपाल शांति तथा मैत्री संधि हुई। इस संधि के अनुसार यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी जिसमें दोनों देशों की सीमा एक दूसरे के नागरिकों के लिए खुली रहेगी, यह बात कही गई। इसके साथ ही उन्हें एक दूसरे के देशों में बिना रोक टोक रहने, काम करने, प्रॉपर्टी खरीदने आदि अधिकार दिए गए थे। इसके अलावा नेपाल के नागरिकों को भारत की सरकारी नौकरियों में तथा सैन्य सेवा में भी पहले की भांति जैसे एक गोरखा रेजिमेंट अंग्रेजों के ज़माने में थी वैसे ही गोरखा रेजिमेंट रहेगी, यह भी बात कही गई थी। यह संधि दोनों देशों के बीच एक गहरा मित्रता स्थापित करने वाली संधि थी। दोस्तों, अगर बात करें भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद से जुड़े प्रमुख क्षेत्रों की, तो उसमें 3 सबसे प्रमुख क्षेत्र उभर कर सामने आते हैं। इन 3 प्रमुख क्षेत्रों के नाम है, पहला है काला पानी, ये लाल घेरे में जो आप देख रहे हैं काला पानी। दूसरा है लिपुलेख दर्रा और तीसरा आता है लिम्पियाधुरा। आइए समझते हैं किस प्रकार लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख विवादित क्षेत्र बना। दोस्तों, ऐसे में हमें यह समझना होगा कि 1916 के सुगौली समझौते के आधार पर यह माना गया था कि महाकाली नदी भारत और नेपाल के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण करेगी और इसके पूर्व का भाग नेपाल होगा तथा पश्चिम का भाग भारत होगा। ऐसे में भारत और नेपाल जब दोनों सुगौली संधि को मानता है तो फिर दोनों देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर विवाद कैसे उत्पन्न हो गया। तो ऐसे में भारत और नेपाल के बीच महाकाली नदी के उद्गम स्थान को लेकर ही मतभेद हो गया है। नेपाल का मानना है कि लिम्पियाधुरा से महाकाली नदी का उद्गम होता है, जबकि भारत का मानना है कि काला पानी से महाकाली नदी का उद्गम स्थान है। दोस्तों, यदि महाकाली नदी का उद्गम स्थान काला पानी को माना जाए तो उसके पश्चिम का पूरा क्षेत्र भारत का होगा और उसके पूर्व का पूरा क्षेत्र नेपाल का होगा। परंतु इसके उल्टे अगर महाकाली नदी का उद्गम स्थान लिम्पियाधुरा मान लिया जाता है तो यह पूरा क्षेत्र नेपाल का ही माना जाएगा। ऐसे में यही दोनों देशों के बीच विवाद की प्रमुख वजह बनी हुई है। दोस्तों, इस मैप में जो आपको लाल घेरे में क्षेत्र दिख रहा है वह भारत का लिपुलेख दर्रा है, जो भारत, चाइना और नेपाल के यानी 3 देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है।
दोस्तों लिपू लेक दर्रा दर्रा भारत के सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि अभी हाल में ही भारत ने काला पानी से लेकर लिपू लेक तक एक 80 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है, जिसके बाद ही ये सारा मैटर सामने आया है और नेपाल ने विरोध किया है इस चीज़ का। दोस्तों चाइना यह चाहता है कि यह सड़क यदि नेपाल अपने कब्जे में ले लेता है अथवा यह क्षेत्र नेपाल को मिल जाता है अथवा चाइना को मिल जाता है, तो भारत लिपू लेक दर्रे तक नहीं पहुंच पाएगा। और इस दर्रे पर चीन का बॉर्डर होने के नाते भारत यहीं से चीन की सभी गतिविधियों पर यहाँ से नज़र रखता है। साथ ही इस सड़क के बन जाने के बाद भारत काफ़ी हद तक अपने ही क्षेत्र से मानसरोवर यात्रियों को मानसरोवर यात्रा के लिए भेज सकेगा। उसे सिक्किम से और तिब्बत होते हुए नहीं जाना पड़ेगा। दोस्तों एक तरफ की यात्रा में 3 दिन का समय बचेगा, अर्थात दोनों तरफ की यात्रा में मानसरोवर जाने और आने में कुल 6 दिनों के समय की भी तीर्थयात्रियों की बचत होगी। इसके अलावा खर्च में भी काफ़ी बचत होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस 80 किलोमीटर सड़क का उपयोग भारत की सेना अपने साजो सामान को चीन के बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए यूज कर सकेगी और बहुत आसानी से बहुत जल्द ही चीन के इस बॉर्डर तक पहुंच सकेगी। तो दोस्तों ऐसे में चीन कभी नहीं चाहेगा कि लिपू लेक दर्रे तक भारत की मौजूदगी बनी रहे। वर्तमान में यह सारे क्षेत्र भारत के कब्जे में हैं और हमें उम्मीद है कि भारत कूटनीतिक प्रयासों के द्वारा इस सभी मसलों को नेपाल से आसानी से सुलझा लेगा, क्योंकि नेपाल वैसे भी भारत का हमेशा से अच्छा मित्र रहा है। तो इस चीज़ को कूटनीतिक प्रयासों के द्वारा ही समझाना ज़्यादा उचित होगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में यदि हमारे वीडियो में कोई कमी रह गई है अथवा आपको अच्छा लगा है तो उसे बताना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।